क्या राजा ही एक देश को बनाता है? क्या राजा ही प्रजा के का सच्चा सेवक होता है? राजा ने किस प्रकार देश को संवारा और बढ़ाया? आज गणराज्य शासन क्या उतना ही क्रांतिकारी होता जो आज भारत में लोकतांत्रिक शासन चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडू ग्रुप। अब हम अपने इतिहास की इस कहानी को अगले पायदान पर ले जा चुके हैं और आखिरकार अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 5 पे आ चुके हैं। राजा, राज, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यहाँ पे अब हम जानेंगे कि एक राज्य किस प्रकार बनता था, क्या होता है, राजा कौन कौन होते हैं और ये गणराज्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है। और आज वर्तमान में हम तो देखते हैं फिर लोकतांत्रिक की स्थिति बनी हुई है। तो जैसा कि एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो शुरू ही कुछ सवालों से होता है। तो यहाँ पे चुनाव के दिन की एक चर्चा है, वहां से शुरू कर रहे हैं। तो जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या आपने भी कभी ये दिन देखा है जब चुनाव आते हैं तो घर का माहौल ऐसा होता है जैसे कोई त्योहार हो और ठीक मॉर्निंग टाइम पे ही घर में खाना बने ना बने, किसी के जाने की जिद हो ना हो, लेकिन जो सबसे पहला अपना कर्तव्य निभाने के लिए हर देशवासी आगे बढ़ जाता है अपनी तरफ से एक ऐसे कदम की तरफ जो अपने अंगूठे से खुद का भविष्य लिखने की तैयारी करता है। तो इसी तरीके से बनता है देश का एक लोकतंत्र और बनता है एक देश। हमारा भारत जब आजाद हुआ और एक इतनी विशाल सेना, इतनी विशाल जनसंख्या, जो कि सेना ही है एक तरीके की, इतनी विशाल जनसंख्या और अचानक एक न्यू बेबी के तौर पे वो जन्म लेता है और उसको अपना देश एक लोकतांत्रिक देश बनाने की समस्या सबसे पहले खड़ी होती है कि एक एकत्र होकर के एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। अब ये जो लोकतांत्रिक समस्या सामने उत्पन्न हुई है कि देश को लोकतांत्रिक बनाए रखना है, तो उसके लिए वोटिंग कराई जाएगी। अब भारत में उस समय साक्षरता दर इतनी नहीं थी, असाक्षर ज्यादा थे। तो ऐसे में, और ना ही आज की जैसी ईवीएम मशीन या कोई टेक्नोलॉजी थी, पर्चियां डाल के वोटिंग होती थी, तो उस दौर में भी वोटिंग कराई गई और इसको लेकर विदेशियों ने हंसी उड़ाई भारत की। तो भारत इतना सफल कैसे हो सकता है कि वो वोटिंग प्रक्रिया को इतना व्यवस्थित करा पाए? नहीं हो सकता। भारत में ये सारे अनपढ़ हैं, ये नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने करके दिखाया है ना। 1951 में तैयारी और 1952 में पहला वोट डला और इतना बेहतरीन कि भारत की सरकार बन गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे लाल किले की प्राचीर से भाषण भी दिया उन्होंने। वो कब से प्रधानमंत्री कार्यकाल में थे, लेकिन चुनाव के बाद फिर वो और अच्छे से प्रधानमंत्री बने रहे। तो कुछ लोग शासक कैसे बने, आइए इस टॉपिक से शुरू करते हैं। तो कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे नहीं बनते थे। आज तो हम वोट करते हैं और प्रशासन का एक शासक तैयार हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, राजसूय यज्ञ करवाते थे, वहां से फिर वो एक राजा बन जाते थे। अश्वमेध यज्ञ एक
एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का कारण था कि घोड़े को तैयार करके एकदम सजा सवा करके उसकी पूजा करके उसको छोड़ दिया जाता था। अब घोड़ा जहां तक चलता जाएगा उतना एरिया उस शासक का होता चला जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, उस घोड़े को कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ है, उसको रोक नहीं सकते। उसको जहां तक जाना है जाते देना होगा। लेकिन यदि वो किसी और राज्य की सीमा तक भी पहुंच जाता है तो भी जाते देना है। और जैसे ही दूसरी सीमा का शासक जब देखता है ये चीज कि उसकी सीमा तक वो अश्व आ चुका है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, तो या तो वो दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपनी स्वतः मति से राजा को अपनी उतनी जमीन सौंप दे, या फिर युद्ध के लिए तैयार हो। तो उस युद्ध में या तो जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया है वो जीतेगा, या जिसके राज्य वो अश्व पहुंचा है वो जीतेगा। तो इस प्रकार से तय होता था एक राज्य का विस्तार। और राजसूय यज्ञ के द्वारा एक राजा को राजा के पद के योग्य मानते हुए उसका जो संस्कार होते हैं राजसूय यज्ञ करवाने के लिए, एक राजा बनाने के लिए, वो हुआ करते थे। जैसे आज मान लीजिए, आज जब प्रधानमंत्री जब बनते हैं देश के, तो उनको राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं, और जब राष्ट्रपति बनते हैं तो मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रक्रिया होती है। तो ऐसे ही समझ लीजिए। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। जो करवाएगा, ऐसी हर कोई नहीं करवा सकता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर, ठीक है, होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जो व्यापारी होते हैं, और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो यहाँ से अब प्रक्रिया शुरू होती है शूद्रों को नीचा दिखाने और नीचा मानने की। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो पेशे के आधार पर, कार्य के आधार पर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, विश्य है, लेकिन जो शूद्र है वो शामिल नहीं। वर्ण क्या है? वर्ण तो यह उस समय की 4 सामाजिक वर्ग थे। वर्ण एक 4 सामाजिक वर्ग थे। तो कुछ लोग शासक कैसे बनते? तो हमने जाना कि अश्वमेध यज्ञ होता था। इसके द्वारा शासक बनते। यदि वह घोड़ा जहां तक पहुंचता, मतलब शासक ताकतवर है, और यदि किसी ने रोका तो युद्ध करो, और युद्ध में पराजित हो तो वो जगह उस राजा की हो जाएगी। और ये अश्वमेध यज्ञ में शामिल कौन कौन है? तो अभी हमने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को शामिल नहीं किया जाता। तो यहां से बन जाती है वर्ण व्यवस्था। कल की क्लास में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोपरि होते हैं, फिर क्षत्रिय, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्रास। ठीक है, शूद्र। ओके, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार करना था और शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। कहा जाता है वेदों में, और इसका उल्लेख शायद मनुस्मृति में भी मिलता है और कई धार्मिक ग्रंथों में, कि ये जो चार वर्ण की जो व्यवस्था है, ये कुछ इस प्रकार है कि जो ब्राह्मण, जो भगवान ब्रह्मा है, उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, भुजाओं से क्षत्रियों का ताकत है, जंघाओं से वैश्य का व्यापार के लिए एकदम तैयार, और बिल्कुल चरण कमलों से होते हैं शूद्र का। तो अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पैर एक तरीके से होते हैं बिल्कुल नीचता का, बिल्कुल गिरा हुआ, कोई पैर पे पड़ गया और पैर एकदम नीचता का प्रतीक मान लिया गया। लेकिन ये पैर एक मनुष्य का पैर नहीं है, ये पैर स्वयं विष्णु का मानते हैं, यानी कि भगवान का है। तो भगवान के चरण कमलों से गंगा भी यदि निकलेगी, हम जब भी पूजते हैं तो भगवान के सर को नहीं, हाथ को नहीं, भुजाओं को नहीं, हम सबसे पहले उनके चरणों को ही पूजते हैं, है ना। पहले हाथ उनके चरणों पर ही जाता है, यानी महिमा चरणों की सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला एक पॉजिटिव साइन भी था, इसलिए चरणों से बोला कि वहीं से जहां आप सब पूजते हैं वहीं से प्रकट हुए, यानी वह पूजनीय है। लेकिन इसको बहुत ही गलत तरीके से लिया गया और समाज में इसको बहुत गलत तरीके से पिक्चराइज किया गया, बिल्कुल भी इसका कोई औचित्य नहीं निकाला, इसका कोई सही अर्थ नहीं निकाला, और शूद्रों को नीच मान करके सामाजिक रूप से बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपने सिर्फ कुछ विचारों को संतुष्ट करने के लिए, कुछ फीलिंग्स को, कुछ भावनाओं को पुष्ट करने के लिए, या अपने आप को ऊंचा दिखाने भर से या भरसक प्रयास से ये करने के लिए शूद्रों को नीचा दिखाया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। जनपद, जनपद की चर्चा कल के लाइव सेशन में मैंने महाजनपद और जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया। 16 महाजनपद प्राप्त हुए, ऐसा करके मैंने डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स इसमें भी है। तो जनपद, महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। तो यहां से एक और चीज समझ में आती है, जनपद, अगर आप इसका संधि विच्छेद करें, जन मतलब लोग, पद मतलब जहां पे बसे, जहां पे पैर रखा, ठीक है। तो जन के बसने की जगह, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जन से जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद, और ये कुछ महत्वपूर्ण जनपद की भी चर्चा मैंने लाइव सेशन में की है, क्योंकि मैं ल्यूसेंट जी के शुरुआत करा चुका हूँ, उसमें भी इतिहास का पोर्शन, तो इंटरकनेक्ट हो सकता है ये आसानी से, बाकी जाके देख लीजिएगा। जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में दिखाया गया है, अपने किताब में वहां पे देख सकते हैं, मैं इसलिए एनसीईआरटी को ही रेफर करता हूँ हमेशा। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वह चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी की ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, जैसे गेहूं है, धान है, जौ है, दालें हैं। हाँ, गन्ना हो सकता है, गन्ना है, तिल है, सरसों है, ये कुछ ऐसे हैं
जो नाम नहीं मिले और यहाँ हम पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी एक बार जा करके एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। मेरे अनुसार तो मुझे यही लगता है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते हैं। पुरातत्व विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में दर्शाए गए हैं। मतलब एक तरीके से उभार, एक डिजाइन देने का प्रयास किया गया है। महाजनपद, तो जनपद से क्लियर हो गया। अब कई सारे जनपद मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, महाजनपद। और यही हमारा अगला टॉपिक भी है, महाजनपद। अब मैं एक और काम करा करूंगा ना कि वीडियो में किस टॉपिक पे आ गए हम, उस टॉपिक का कंसर्न भी वहां हाईलाइट कर दूंगा। आसान रहेगा और इजी रहेगा। और अपने वीडियो को जितना बेहतर, मैंने बोला ही है कि बेहतर बनाने का पूरा प्रयास, कोई भी तरीका कैसा भी हो सकता है, बस बेहतरी की तरफ बढ़ते जाना है। और मैं फिर बोलता हूँ, जिसमें एनसीईआरटी को रेफर कर रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पैराग्राफ रीड करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, और जो लिखवाना है मैं बोर्ड पे लिखवाता चला जाऊंगा। शाम को जो लाइव सेशन होता है उसमें मैं आपको व्हाइट बोर्ड इस टैबलेट पे करने की कोशिश करता हूँ, उस पे अपने फिंगर टिप से लिख करके, या जितना हो सकता है कि मैं वर्बली आपसे कनेक्ट रहूं और कन्वर्सेशन होती रहे। मॉर्निंग में एमसीक्यू सेशन, और फिर ये जो वीडियो है जो मैं अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसे आपके लिए इस तरह अवेलेबल होती है। तो तीनों तरीके से आपको मतलब इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स अवेलेबल होते रहें और आप अपडेटेड रहें हमेशा, और डेली वीडियो अपलोड होगी। तो महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। वैसे तो मैं कुछ भी ऐड नहीं करता हूँ, चलो मैं हो जाता हूँ थोड़ा साइड, और यहाँ पर मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ ये। तो ये रहा, ये आपके सामने मानचित्र है, इसे देखिए। इसमें महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके, एक मिनट से हटाते, हाँ, इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब फिर से, अब इस मैप को ध्यान से देखिए, ये रहा। तो इस मैप में सभी महाजनपदों का के बारे में है। जैसे कि आप एक एक करके देखेंगे, तो हस्तिनापुर जो आज दिल्ली को कहलाता है ना, वो क्षेत्र यमुना नदी के आसपास। फिर उसके ऊपर देखें कुरु, फिर पांचाल गंगा नदी के आसपास, कौशल, कौशाम्बी, अवंती, उज्जैन, राजगृह जो बिहार बन जाता है ना आपका, मगध, ठीक है, मगध जो बिहार बन जाता है, हाँ, वैशाली, वज्जी, अग। और देखिए सभी नदियों के नाम भी हैं इसमें, जैसे कावेरी नदी, पेन्नार नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, है ना, चंबा नदी, यमुना नदी, व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, झेलम, तक्षशिला भी है वहां पे, बड़ा ही फेमस है ना तक्षशिला का विद्यालय। फिर सिंधु नदी, काबुल और गंगा। देखो कितने सारे नाम, और ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके मैपिंग के थ्रू याद कर लीजिएगा। और मैपिंग भी कराना शुरू करेंगे ना, एक अलग सेपरेट इसको टॉपिक रखेंगे कि मैपिंग भी करना सीखे। मैपिंग मैं भी सीखूंगा, फिर मैपिंग कैसे ड्रॉ होता है, मुझे आता नहीं है। हाँ, नीचे का पोर्शन ड्रॉ करना आता है क्योंकि वो बहुत आसान है, एक वी कर्व शेप बन जाती है, बट ऊपर जब बनने लगता है तो एकदम बेकार हो जाता है। वो भी आना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैप रीड करना नहीं आता तो फिर क्या ही फायदा। हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह में, ज्योग्राफी में बहुत इसका पोर्शन महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा हिल स्टेशन कहाँ है, तो मैप में हम इसको पॉइंट आउट तो कर सकते हैं ना इजीली, इसलिए सीखेंगे। हटाओ इसको, चलो। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे।
इस तरह के से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता तो पड़ती ही होगी, है ना। सोर्सेस बिकम रिसोर्सेस। अब अब जब हम बात कर ही रहे हैं ना रिसोर्सेस बनाने की प्रक्रिया, तो लो एक बार फिर से एक और इमेजेस आपके सामने, और देखो ये इमेज किसकी है। आप एनसीईआरटी बुक अगर खोल के बैठे होंगे तो आपको पता है किसकी है। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। सही है, तो इमेज में आप अच्छे से देखो, हटा देते। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आहत सिक्के, ठीक है, ऐसे ढाल कर, मतलब एक सिक्का लिया, गरम किया, धन, उसके ऊपर लोहा छाप दिया भाई साहब, उसमें डिजाइन छप गई, तो आहत के सिक्के कहलाते हैं ना। आहट नहीं है, आहत है। एक तो ऐसे ठबक करके मोहर सी बना दी उस पे, तो वो अब वो उसी शेप में आ गया, गरम गरम होता है ना, तो उसी पे टेप दिया। आहत के सिक्के डालकर बनाए गए। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताओ। अरे वाह, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? तो बताया ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो ऋग्वेद में राजा जो लोग बनते थे वो ऐसे राजा नहीं बनते थे जैसे ही हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। वो एक अलग प्रक्रिया से बने हैं, तो वो अलग हैं बिल्कुल। ऐसे महाजनपद जो के राजा हैं वैसे तो नहीं काउंट करेंगे। वो जैसे कबीला हो गया, उसका एक प्रमुख बन गया, जब वो युद्ध लड़के आएगा या किसी को किसी और क्षेत्र से और सारे बंदी बनाकर लाएगा तो उनको अपने साथ में लाएगा। फिर जो भी धन जीतेगा खुद में, पुरोहितों में और बाकी अपनी जनता में बांट देगा। तो इस प्रकार का राजा, ऐसा नहीं जैसा कि अलग की हसीन नौशान से हिंसा ऐसा कुछ करके आ रहा हो, है ना, राजा अधिराज, है ना, इस प्रकार से नहीं आता था। लेकिन आज उस वक्त आप जो हम राजा पढ़ते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम। चलिए आगे बढ़ते। देखो पॉइंट्स प्रश्न भी जो है ना वो रिलेट कर रहे हैं पिछले चैप्टर से, कि कहीं ना कहीं चैप्टर की बातें मत भूलो तुम। चलो ये तो हुआ यहाँ पे टॉपिक महाजनपद का। अब अगला टॉपिक है हमारे पास कर का। कर 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 का मतलब क्या है? यहाँ पे टैक्स से है, ठीक है। कर मतलब टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, ये तो सत्य है, और बड़ी सेना रखते थे, ये भी सत्य है भाई। युद्धों का डर रहता है, मरने का डर रहता है, तो सेना ही प्रमुख है। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। एक बड़ा किला बनाना है अपने लिए, वो भी 4 दीवारों से घिरा हुआ, सुरक्षित, किलेबंदी एकदम तगड़ी, और सुरक्षा के लिए कई सारी सेनाएं, मजबूत सेनाएं, तो इसके लिए तो काफी संसाधन लगते ही है ना। तो इनके इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है, जो वर्कर्स हों, जो काम करें इस चीज के लिए। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब राजा के लिए कुछ संसाधन इकट्ठे करने हैं, अपने लिए किला बनाना है, सबसे पहले किला बनाना है, किलेबंदी करानी है, फिर बाद में अपने नौकर चाकर तैयार रखने हैं, पकाने वाला अलग, है ना, लाने वाला अलग। तो उसके बाद सेना चाहिए जो एकदम सल्यूट करती रहे, है ना। इस सब के लिए अपना दमखम बनाए रखने के लिए, अपने राज्य में राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए। अब खाली इतने से काम नहीं चलेगा कि जो बाहर लाए उससे काम चल जाए। अब एक नियमित तौर पे जनता के लिए कर रहा है ना राजा, तो जनता क्या कह रहा था कि तुम मुझे कर दो, उसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा? सुरक्षा दूंगा, है ना। सुरक्षा के अलावा और क्या दूंगा? तुम्हारी बेहतरी के लिए काम करूंगा। तुम्हारे आपस में अगर कोई मतभेद बन जाएगा तो उसमें मैं एक क्या कहते हैं, न्यायाधीश की तरह काम करूंगा। तो इस तरह राजा के सामने तो सब गुहार लगा के आते थे कि महाराज मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आज बकरी चोरी हो गई, फलाना ढिमकाना। तो ये सब चीजें होती थी। तो अतः
महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर उपहार की जगह पे अब कर भी वसूलने लगे। अच्छा, फसलों पर लगाए गए कर, अभी कर कैसे कैसे थे, है ना। टॉपिक तो ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ से, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो इसको भी ऊपर लिख लेते हैं भाई। नीचे क्या लिखा हुआ है, ये टॉपिक नीचे लिख रहा है और सब टॉपिक ऊपर लिख रहे हैं, ऐसा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो लिख लेते हैं टॉपिक को ऊपर, कर को। और ये कौन कौन से कर, तो फसलों पर लगाए, फसलों पर लगाए गए कर, ठीक है। फसलों पर भी लगता था कर, क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा भारत शुरू से रहा है। और ये जो कृषि प्रधान देश है, तो तरह तरह की कृषि यहाँ पे की जा सकती थी और होती थी, क्योंकि हमारे पास जो मौसम है वो एक तरह के नहीं है, दो तरह के नहीं है, चार पांच प्रकार के मौसम है हमारे पास। तो उसकी वजह से तरह तरह की खेती की जाती थी। तो वो खेती जो कृषि प्रधान देश होने के नाते, वो उस पे कर लगाया जाता था कि आपका इतनी खेती का इतना प्रतिशत हमें देना पड़ेगा। तो ये होता था। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, जो कारीगर होंगे उन पर भी कर लगता था, वर्कर्स पर, कारीगरों पर लगता था। फिर पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, पशुपालक। ठीक है, जानवरों को रखना हो या उसका उससे उत्पादन करना हो, दूध वगैरह, तो उस पर भी कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, व्यापारी, ठीक है, व्यापारी को। और आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, आखेटक तथा संग्राहक, तो इनको भी कर देना पड़ता था, जो जंगलों से इन्हें वस्तुएं प्राप्त हुई वो। यानी कह सकते हो जो आपकी बेसिक नीड है उसमें से ही दो पहले, ताकि वो हमारी ताकत बने। आपकी बेसिक नीड, नेसेसिटी हमारी ताकत। तो इस तरह होता था, क्योंकि एकदम से सिक्के प्रचलन में नहीं आए थे, एकदम से कॉइन्स या मनी करेंसी नहीं थी। बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली, आपने सुना होगा, बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता था, यदि मुझे टमाटर चाहिए, तो मैं, मेरे पास आलू ज्यादा है तो मैंने कुछ आलू लिए और किसी को बेचे और उससे टमाटर ले लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि उसे आलू ही चाहिए होंगे, और क्या जरूरी है कि मुझे सड़क पर चलते वो मिल गया टमाटर वाला? ऐसा नहीं होगा। ये कोइंसिडेंस वाली बात हो सकती है कि मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन ऐसा है जिसके पास टमाटर भी हो और उसको आलू की आवश्यकता भी हो। लेकिन जैसे ही करेंसी आई, आसान हो गया ये काम। अब मैं सीधे सीधे उसको करेंसी दे सकता हूँ और उससे जो बोल चाहूँ वो मांग सकता हूँ, और उसे देना होगा तो वो करेंसी ले सकता है, उसके बदले में उसे चिंता नहीं कि मेरी वाली चीज उसके पास है कि नहीं। अब उसे चाहिए तो वो किसी और के पास जाकर के करेंसी उसको दे दे, उससे मिल जाएगा। तो करेंसी एक राष्ट्रीय कर, एक वैलिड बन जाती थी, मतलब एक मोहर लग जाती थी कि ये राष्ट्र में चल सकती है, एक व्यापार के लिए, चीजों खरीदने बेचने और अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। लेकिन ये पहले नहीं था, बार्टर सिस्टम था शुरू शुरू में, ठीक है। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? अब देखो, यहाँ पे हमने कृषि के लिए बात कर ली, फसल का दे देगा वो। कारीगर हो गया, जो कमाएगा उसमें से दे देगा। पशुपालक हो गए, पशुओं का पालन करने के बाद उससे जो मिलेगा उत्पादन वगैरह वो दे सकते हैं वो। व्यापारी हो गए, व्यापार करके पैसा कमाएंगे उसमें से दे सकते हैं। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक क्या देगा भाई? जानवर उसने उसको मिले, मार के लाया, क्या उसको ही तो पकड़ा देगा, क्या था तुम खावा दा हम खाएंगे। तो सिंपल सी बात है, फिर से बेसिक नेसेसिटी वही राजा को देनी होती थी, तो वही कर के तौर पर उसे देना होगा, ठीक है। या उससे कमाई यदि वो करता है तो उसे वो उस कमाई का हिस्सा देना होगा। और ये एक व्यवस्थित तौर पे चलता होगा, ऐसी बात नहीं जैसे आज हम देखते हैं ना, कुछ भी चीज आप खरीदो हर किसी पीछे टैक्स बस लगा रहता है। अभी ये मार्कर मैंने खरीदा,
डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो जीएसटी में आता है शायद, है ना? हाँ। और डायरेक्ट टैक्स जो है वो फिर हम जो सरकार को डायरेक्ट खुद से पे कर देते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, वो उसमें आता है। तो जीएसटी हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, है ना? जैसे ये मार्कर मैंने खरीदा तो इस पे मैंने कहीं ना कहीं टैक्स पे किया है। और कभी भी कुछ चीज खरीदो तो उस पे लिखा होता है इंक्लूसिव फॉर ऑल टैक्सेस। इस पे किस साइड लिखा है? लिखा तो होगा, इतना ध्यान कहाँ दूंगा मैं। हाँ बट ठीक है, कोई भी पैकेट खरीदो, कुछ भी खरीदो, इंक्लूसिव फॉर ऑल टैक्सेस लिखा होता है। जब बिल कटता है तो उस पर भी लिखा था 2 रुपए, 3 रुपए, 0.25 पैसा टैक्स कट गया, तो टैक्स लगा ही जाता है, ठीक है ना? और टैक्स स्लैब पहले बहुत अलग थे, वैट अलग लगता था, सेस अलग लगता था, फलाना ढिमकाना। अब जीएसटी हो गया है, पूरे भारत के लिए एक टैक्स बन गया, है ना? टैक्स स्लैब अलग अलग। और कहा जाता है हमारा भारत में जो कर व्यवस्था है ना, वो इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि एक व्यापारी अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर पा रहा है, इतना तो उसे टैक्स में ही लग जाता है देने में। तो एक व्यापारी अपने आप को सफल बनाना चाह रहा है तो यहाँ पे टैक्स मारे दे रहा है। तो कितने भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने भारत में अपना बिजनेस ग्रो करना या अपने आप को भारत में एज अ एंटरप्रेन्योर तैयार करने से बेहतर समझा के विदेश से जाके कुछ करे। तो कितने तो विदेश जाके सेटल हो गए, किस लिए? क्योंकि यहाँ का टैक्स स्लैब बहुत खतरनाक है। इस पे भी सोचा गया है और विचार होगा। इस बार पीएम साहब ने भी कुछ कहा था इस विषय पे कि आपके लिए इस दिवाली तोहफा होगा। तो देखते हैं, शायद क्या पता टैक्स करों में छूट मिल जाए, ये तोहफा मिल जाए हमको। बाकी हम आप स्टूडेंट के लिए क्या है ये, हम तो जो भी चीज खरीदते हैं टैक्स तो हमें देना ही देना है, कम कर दो चाहे ज्यादा कर दो या जीरो कर दो, हमारे साथ जेब से पैसा जाएगा ही जाएगा। चलिए, तो सूक्ष्म निरीक्षण। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, यहाँ से अगला टॉपिक शुरू हो रहा है सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म निरीक्षण, एकदम डीप में जा करके। और यहाँ पे सबसे पहले उसका सब टॉपिक मगध की चर्चा है। कल मैं जब लाइव सेशन ले रहा था तो मैं मगध के बारे में पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में बह गया भाई, कि भाई मगध जो है ना, इसमें धनानंद का जिक्र आता है, चंद्रगुप्त का और कौटिल्य का, ये तीनों पैरेलल कहानी चलती है और एकदम सिनेमैटिक तरीके से। लेकिन ये वाकई में वास्तविकता है कि चंद्रगुप्त शासन था और उसको बनाने वाले कौटिल्य उनके मंत्री बने, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे। और उनके बारे में तो पर्सनल लाइफ बहुत ही मोटिवेशनल है, जिन्होंने पूरी की पूरी राजनीतिक शास्त्र लिख दिया, है ना? राजनीति के प्रखर विद्वान कहे जाते थे कौटिल्य। तो मुझे लगता है वैसा इंसान तो फिर बाद में आया ही नहीं, इतना इंटेलेक्चुअल, इतना ही पैशनेट अपने इस लक्ष्य को लेकर के, और उन्होंने करके दिखाया। धनानंद को उसकी गद्दी से हटाया और वहां पे एक सुयोग्य शासक चंद्रगुप्त को बैठाया। अब चंद्रगुप्त पहले राजा थे, बाद में नॉर्मल परिवार से रहे, तो उनको बंदी माना गया कि वो राजा बनने योग्य नहीं है, लेकिन उनको याद दिलाया कि तुम हो, और राजा बनाया उनको। चलिए आगे देखते हैं, मानचित्र 4 पृष्ठ 45 में मगध ढूंढो। अब लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यह यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सोन जैसी नदियां, है ना? मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। तो हाथी सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाते थे ना यहाँ पे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। ये जिस क्षेत्र में बसा था, पहाड़ी क्षेत्र था ना, तो यहाँ पे हाथी की उपलब्धता बहुत थी और सोने के अयस्क भी मिलते थे, यानी कि क्या बोलते हैं इनको, गोल्ड और बोलते हैं शायद, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। हाँ, सोने के अयस्क मिलते थे, ठीक है, जिनसे सोना निकाला जाएगा। और फिर मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते थे ये। तो ये इसलिए लोकेशन वाइज और प्रशासन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए बहुत बढ़िया जगह थी। पहाड़ी पे था तो नीचे से ही आक्रमण होगा तो साफ पता चल जाएगा, नीचे होता तो दिक्कत होती ना, लेकिन पहाड़ी पे होने के नाते और कितना इजीली टारगेट किया, मतलब मगध को जल्दी टारगेट करना मुश्किल था,
इसलिए सही लोकेशन थी उसकी, ठीक है। मगध जो कि आज का बिहार है और पाटलिपुत्र जो कि आज की पटना है उसकी राजधानी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और तथा अजातशत्रु थे, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंदन एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया, तो मगध बहुत विस्तारित महाजनपद था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। देखो बिहार में राजगृह जगह है, वो पहले क्या थी, जो आज का आधुनिक राजगीर है वो मगध की राजधानी थी, लेकिन कुछ समय बाद पाटलिपुत्र को बनाया गया जो कि आज का पटना है। मैंने आपसे डिस्कस किया अभी। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्वविजय, यहाँ से तो अब रोकेंगे भाई, इसको तो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि चैप्टर एंड होने पे आ रहा है और फिर आपसे डिस्कस भी करना है मुझे काफी कुछ, तो आज ही कैसे खत्म कर दें और इतनी लंबी वीडियो भी नहीं शूट करनी मुझे, यहीं तक रोकते हैं। और मगध के बारे में क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है राजा को समझने के लिए, राज्य को समझने के लिए, है ना, और कैसे गणतंत्र रहा, गणतंत्र राज्य बन जाता है, तो वो समझेंगे। तो कल इसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम मगध के बारे में समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा मैं वो जो लुसेंट जी के कराया था एक बार फिर उसका फिर पोर्शन आपके सामने ओपन अप करूं इस वीडियो के माध्यम से और आपके सामने उसको पेश करूं और समझाऊं मगध के बारे में, मगध के राजा के बारे में, मगध की कहानी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बने रहिएगा और देखते रहिएगा इस चैनल को। और अगर मेरा ये कार्य आपको लगता है कि बहुत ही इफेक्टिव है और बेहतर हो रहा है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।